बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आपने प्रीवियस वीडियो जो है वो भी देखी होगी, जिसमें हमने कुछ लेवल्स को डिस्कस किया था ट्रेड करने के लिए। इसमें हमारा ये एक एरिया था M1 की कंफर्मेशन के हवाले से कि अगर हमें इस एरिया में मार्केट मिलती है तो हम अब जो है वो कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत कोशिश की, M1 में कंफर्मेशन नहीं मिली, फिर हमें एटलीस्ट एक कंफर्मेशन यहाँ और दूसरी इसको ब्रेक करने के बाद मिल गई थी, और जिसका रिवार्ड भी हमारे सामने है कि हमें कितना अच्छा रिवार्ड मिला। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ दिन मार्केट ही इस लेवल पर फिर रही थी, तो हमें वहाँ पर करंट लेवल नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही वहाँ से वापस नीचे आई है, तो उसके बाद हमें नजर आया कि यहाँ पर हमारे पास बाय फेल का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो जिसके बाद ये बाय फेल ए बी, और यहाँ पर हमारे पास सी बनता है। सी उसके बाद रिटेस्ट पे फिर काफ़ी दिन वो पूरी रात जो मार्केट स्टे रही है। और आज जब USD JPY, जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट 10% कर 0.10% कर दिया है, तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। तो जिसकी वजह से हमें USD JPY में बुलिश मोमेंटम और गोल्ड में बेरिश नजर आ गया है। इसी को अगर आप USD JPY या GBP JPY पे भी जाके देखेंगे, तो वो एक बुलिश साइन में अवेलेबल है। अगर हम थोड़ी सी निगाह से बस जस्ट ओवरव्यू देख लें उनका कि वो इस वक्त कहाँ है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ये ये अपना वीकली लेवल्स के ऊपर अब अवेलेबल है। तो इस हाई को ब्रेक करने का मतलब यह है कि ये और ऊपर की तरफ निकलेगा। इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड पे शुरू हो गया है। इसका ट्रेंड बुलिश साइड पे शुरू होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ऐसा भी होता है कि कुछ एरियाज में जाके ये चीज़ें वीक भी होती हैं, तो उनको आपने मॉनिटर करना है कि जी अगर एक चीज़ USD JPY है, तो एक USD में कितने JPY मिल रहे हैं। पहले आपको एक USD में 100 JPY मिलता है, अब आपको एक USD में 200 JPY मिलेगा। तो इसका मतलब JPY अपनी जो स्ट्रेंथ है वो खो रहा है। भले वो बुलिश हो रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो रही है। और GBP JPY ये ठीक हो गया, इसने आज अपना ये हाई भी ब्रेक कर दिया। और ऑलमोस्ट कितनी मूवमेंट ये यहाँ से देख चुका है, 250 पिप्स की। अब ये जो एक एरिया वीकली टाइम फ्रेम का आ रहा है, ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 300 पिप्स का है। तो वीकली है, तो कम से कम हमें इसके अंदर H1 की कंफर्मेशन चाहिए होगी कि इस एरिया में से कहीं से हम सेलिंग देखें। डायरेक्ट सेलिंग तो हम कर सकते हैं यार, आया ऊपर सेल किया हाई से, प्रॉफिट लिया साइड पे हो गए, लेकिन इस तरह का काम अब इस पेयर के ऊपर नहीं करना। USD JPY में जो ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन इनका आ चुका है, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, तो इसको आगे भी मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि ये क्या होता है। इसी तरह अब जो कल का हमारे पास दिन आएगा, उसमें भी यही सीन है कि हमारे पास कुछ नहीं है मार्केट में ट्रेड करने को। JPY की छुट्टी है, हॉलीडे है। उसके बाद USD का रात को 11 बजे FOMC फेडरल फंड रिजर्व का जो स्टेटमेंट है वो भी आनी है, इनका रेट भी आना है। तो ये अब देखना है कि अभी भी इनका जो फोरकास्ट है वो है कि सस्टेन रखेंगे, ये इसको सस्टेन रखेंगे, जबकि JPY ने आज इंक्रीज कर दिया है। तो उम्मीद है कि इंक्रीज क्यों किया, क्या वजह बनी, ये आप लोगों को बेहतर पता होगा। मजीद भी इस पर आप लोग सर्च करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में आपको ये बता दूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो होता है ना, वो जो कर्जा लेना होता है ना, उसको वो ज़्यादा कॉस्टली कर देता है। ठीक है, और जो सेविंग्स वाले होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है, जिससे स्टॉक्स बॉन्ड और रियल स्टेट में जो है वो उनकी कीमतों में जो ज़्यादा होती है उनको जो रेशो होती है उसको ये कम करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ये लोग माइनस से निकल के अब पॉजिटिव में आए हैं छोटा सा। आगे देखते हैं ये कितना इसको पॉजिटिव में रखते हैं। इसके साथ साथ जो इनका रेट बढ़ाने का चक्कर होता है, वो जो मनी सर्कुलेटिंग होती है और जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसको कम करने के लिए ये लोग करते हैं। तो अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ ये जो गुड्स और सर्विसेज की डाटा अक्सर हमारे पास आता है, ठीक है, तो उनकी जो डिमांड होती है उसमें कमी आती है, जिससे उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी डिक्लाइन में आती हैं। तो इन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये लोग ये काम करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो अपने ही बॉन्ड्स को, अपनी जो ये उनका करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, यानी कि और हाई जा रही है, इसको वापस लाने के लिए वो बॉन्ड्स की परचेजिंग करेंगे। वो खुद इसके अंदर आकर इंटरवेंशन करेंगे। उसमें ये होता है कि समटाइम्स वो अपने बॉन्ड्स को सेल करते हैं, समटाइम्स वो अपने बॉन्ड्स को खुद ही बाय करते हैं, ताकि पेमेंट जो है वो इन हो जाए। खैर, ये एक बहुत बड़ा चक्कर है, इसको मजीद भी हम मॉनिटर करेंगे। जो इस वक्त फेड वॉच टूल है मार्च का, ठीक है, वो हमें क्या बता रहा है, सिर्फ 1.0% चांसेस हैं कि वो 500 या 5 to 5 तक कर सकते हैं। अब ये भी देखें, उन्होंने 100% भी हमें यहाँ पर नहीं कहा कि वो रेट यही रखेंगे जो इस वक्त चल रहा है। तो उन्होंने साथ में ये भी हिंट दिया कि जी ये भी हो सकता है। तो अब देखो कल वो डाटा क्या अनाउंस करते हैं, उनका क्या प्लान है। 3 रेट कट का तो उन्होंने कहा था 75 बेसिस पॉइंट तक के। वो आगे देखते हैं, क्योंकि इनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो अभी भी 3 पॉइंट समथिंग पे फिर रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट अगर इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाता है, ठीक है,
अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो है वो, इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो सेविंग पर आने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है उसकी वजह से इन्वेस्टर भी अपना जो पैसा होता है वो डी वैल्यू होते हुए देखता है, जिसको हम सीपीआई से भी मॉनिटर करते हैं। तो इस वजह से उनका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था सेशन के बाद, ये अक्सर होता है जब भी कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है, सेटबैक आता है, जैसे कोविड आ गया या कोई और सेशन आता है, तो उसके बाद जब कोई भी इकॉनमी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, ठीक है, अपने इन्वेस्टर को सेव करने की कोशिश करती है, सेविंग्स वालों को सेव करने की कोशिश करती है, तो उनका यही काम होता है कि वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। तो वो थोड़ा थोड़ा करते, इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा फिर इंक्रीज कर दिया था, वो जो 5.50 तक ले आए थे। तो अभी यहाँ पर हम आकर मई में देखते हैं, तो मई के अंदर चांसेस 7 पॉइंट है यहाँ पर, और जून में आके चांसेस बढ़ रहे हैं कि ये 500 या 525 तक इस इंटरेस्ट रेट को लाएंगे। खैर ये तो हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि उनका दिखाना कुछ और होता है, सोचना कुछ और होता है, और करते वो कुछ और है। तो कल जब तक रेट अनाउंस नहीं होता, उसकी स्टेटमेंट नहीं आती एफओएमसी की, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती, हम इसके अंदर आगे प्लान नहीं कर सकते कि ये आगे किस डायरेक्शन में भागेगा और क्या काम करेगा। फिलहाल अभी हम गोल्ड को थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या डायरेक्शन बना रहा है और क्या करना चाह रहा है। बाइंग लेवल्स हमारे पास वही रहेंगे ऑलमोस्ट जो हमने पहले निकाले हुए हैं, कंफर्मेशन में यहाँ से मिल गई थी। हम मजीद अभी इसको मॉनिटर करते हैं कि हमारे पास कौन से एरियाज जो हैं वो ठीक रहेंगे। हम इसको डेली से मॉनिटर करना शुरू करेंगे। डेली में अगर हम देखें, हमारा वही पैटर्न कि हमारे पास सिंगलफिंग सेल यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस एरिया में आती है तो हम सेलिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अब यहाँ पे मार्केट फिर रही है ना 2 150 के अराउंड, तो अगर ये यहाँ से डाटा आता भी है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि $50 की मूवी अपसाइड भी दे सकता है और 228 तक भी 2250 तक भी जा सकते हैं, चांसेस हैं इसके पास। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब एक बार डाटा आया था तो हम लोग जब इसको ट्रेड कर रहे थे, आई थिंक ये एरिया था शायद, या ये इधर कहीं था, नहीं इस एरिया में था, हाँ 1980s में। तो यहाँ से जब उन्होंने रेट अनाउंसमेंट किया था और साथ में अपनी स्टेटमेंट जारी की, तो ये देखिए ये $70 $75 तक एक साइड की डायरेक्शन में मार्केट अपने हाई के ऊपर आते हुए काम कर गई। तो अभी भी इसने एक नया हाई बना दिया, ये मजीद $75 $80 तक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इस वक्त जो हम एज ए रिटेलर अपने सेंटीमेंट लेके बैठे हैं वो यही लेके बैठे हैं कि भाई इसने अब गिरना है, वापस आना है। हाँ ये तो है कि जब इतनी बड़ी उसने मार्केट ने हाई लिया है, वो रिट्रेसमेंट तो करती है, लेकिन ये कहीं पर कभी कंफर्म नहीं होता कि वो रिट्रेसमेंट अब करेगी या कब करेगी। तो वो हमें हमारा टेक्निकल बताता है कि जी कब करेगी। खैर डेली में हमारे पास ये इनगल्फिंग सेल है, बाय हमारे पास ये वाला अवेलेबल है, और इसके दौरान हमारे पास ये वाला सिर्फ सेल्फ फेल है, जहाँ पे हम एक वेट कर सकते हैं कि मार्केट में अगर कल को और ये डाउन में आती है इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो इसका जो टारगेट होना चाहिए वो ये एरिया होना चाहिए, यहाँ से फिर अपना ये बाय मोमेंटम यहाँ तक पकड़े। H4 में आते हैं तो हमारे पास अब इस वक्त, अब इसी फील्ड के अंदर हमारे पास ये अवेलेबल है इनगल्फिंग बाय। ठीक है, एक हमारे पास फ्रेश ये अवेलेबल है। उसके बाद अभी अगर H4 इससे ऊपर क्लोज होता है तो यही इनगल्फिंग बाय बन जाएगा। सेल में आते हैं तो हमारे पास H4 के अंदर ये सिर्फ एक टेस्टेड अवेलेबल है, और हमारे पास ये अवेलेबल है। ये दो इनगल्फिंग सेल इस वक्त अवेलेबल है। ये एरिया तो खैर अब टेस्ट हो गया, ये ब्रेक होता है तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट काफ़ी डाउन जा सकती है मजीद भी। तो जो काम हमें उस वक्त चाहिए था कि 2150 से नीचे कैंडल क्लोज करे, उसने कैंडल क्लोज कर दिए हैं ऑलमोस्ट। अगर हम इसको देखें तो ये नीचे क्लोज करके भले वापस आ गया, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ मैं बता रही है कि H4 या H1 तक, अभी H4 में भी कोई बहुत अच्छी कैंडल इसने नहीं बनाई, लेकिन ठीक है, इससे नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग भी दिया, अलग कैंडल्स भी क्लोज किए हैं और वापस आ गया। तो अब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में H1 H4 तक ये अपने आप को सेल में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किया नहीं है। जब करेगा तो वो हम देखेंगे। उसके लिए क्या चीज़ हमारे पास इस वक्त ज़रूरी है, वो यही ज़रूरी है कि अब अगर इंटरेस्ट रेट की वजह से ये हाई भी जाता है तो अपने इस हाई को ब्रेक ना करें। अगर हाई को ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर हम उसको बुलिश मोमेंटम में ही देखेंगे। ठीक है, जो इसका प्लान है बुलिश जाने का उसी में ही देखेंगे। ठीक है, अगर इसके हाई से ऊपर ये होके आता है तो उसके बाद अगर ये नीचे आ जाता है और इसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, तब भी हम अपनी जो ट्रेड प्लान है उसको एहतियात से प्लान करेंगे कि अगर यहाँ से ऊपर से होके और वापस नीचे आ जाता है, तब हम जो बाइंग करेंगे उसको हम होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के साथ। तो वो हम जब मार्केट वहाँ आएगी तो उस लेवल पर उसको देखेंगे कि हम कैसे उसको होल्ड करेंगे। मजीद अभी अ, कल का दिन हमें इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मार्केट यहीं कहीं रेंज करती रहेगी, ये हाई और ये लो, इसके दौरान ही कहीं रेंज करेगी, या नीचे थोड़ा सा ब्रेक कर देगी या ऊपर। जो भी काम कल होना है वो होना है यूएस सेशन में, जब उनका इंटरेस्ट रेट अनाउंस होगा।
तो M15 में हमारे पास ये एक एरिया है। इसको हम थोड़ा सा पीछे मॉनिटर करें तो हमारे पास बाय फील्ड के साथ ये एरिया एक बन जाता है। ठीक है, अगर कल हमें यहाँ तक मिल जाती है यूएस सेशन से पहले, तो हम यहाँ से एक ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। बाई के लिए खैर फिलहाल नीचे कुछ भी इधर नजर नहीं आ रहा कि हम उसको कैप्चर करें। ठीक है, नीचे अगर आते हैं तो यूएस सेशन से पहले हमारे पास यहाँ पर एक एरिया था, ये वाला आई थिंक सो, हाँ ये। ठीक है, इस एरिया में आके हम एक बाय देख सकते हैं कि अगर हमें मिल जाता है बिफोर यूएस सेशन। ठीक है, इसका काम अब खत्म। तो ये दो एरिया हमारे पास, एक ये और एक ये अवेलेबल है बिफोर यूएस सेशन। लेकिन जब यूएस सेशन में आएगा तो भाई हम बैठेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, वहां पर देखेंगे कि हमें कहाँ स्टे करना है, कि मार्केट अगर डाउन जाती है तो वो कहाँ तक एक्सपेक्टेड है। ये डाउन जाती है तो इसके अंदर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मे बी ये यहाँ से आपको जिस तरह होता है ना कि स्पाइक दिया, आपकी ट्रेड यहाँ से उठाई और ऊपर लेगी, आपका प्रॉफिट भी देगी। ये सीन हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कैंडल्स की क्लोज होने पर कम से कम M1 M5 की कंफर्मेशन के साथ हम इसके ऊपर बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेड है कि अगर ये मार्केट को कल डाउन करवाते हैं, सेल होता है, तो ये इस एरिया तक आ सकता है कल के दिन में ही। तो वो हम देखेंगे कि कल के दिन कैसे यहाँ तक पहुंचता है। इसके साथ हमारे पास बाय का एक ये भी इनगल्फिंग बाय बना हुआ है फ्रेश। ठीक है, 17 और 9, इधर हमारे पास है 23 और 31। इनके अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या M15 में कोई लेवल्स अवेलेबल हैं जहां से हम एक शॉर्ट एंट्री भी ले सकें, अगर मार्केट वहां पर काफी ट्रेवल करने की बात आती है तो। वो हमारे पास एरिया ये बनता है, और इसके अंदर हमारे पास जो एरिया फ्रेश बनता है वो ये। और यहाँ पर अगर ये जो इसका लो है ये ब्रेक होता है तो मार्केट और ज्यादा नीचे आएगी, और नीचे अगर आती है तो हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है। इस एरिया में काफी हद तक चांसेस इस वक्त अवेलेबल हैं कि मार्केट यहाँ पे आके हमें एक बाई की अपॉर्चुनिटी देने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, इन केस यहाँ से ऊपर निकलता है, ऊपर जाता है, इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो भाई टारगेट इसका 2050 2060 का एरिया पक्का है, जो हमने ऑलरेडी बना के निकाल के रखा हुआ है अपने पास, जो हमने हाई बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसका सेकंड हाई हमने मार्क करके रखा हुआ है कि यहाँ तक इसके चांसेस है। थर्ड हाई भी हम देखते हैं तो हमारे पास ऊपर कहीं अवेलेबल था, खैर अब तो भाग गया। तो इन चीज़ों को फिर हमने कल प्लान करना है, देखना है कि मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट आता है तो मार्केट क्या डायरेक्शन में मूव करती है, और जो उसकी स्टेटमेंट है वो बंदा कितना हॉकिश है या कितना जो है वो सुकून से बातें कर रहा है। तो उसकी जो बातें करने का अंदाज है वो भी हमने देखना है। और ये हॉकिश है और जो दूसरा टोन उसका होता है, ठीक है, वो टोन किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को जो है वो पहले भी एक सेशन में बताया हुआ है कि इसका जो टोन होती है उसको हम किस तरीके से मॉनिटर करते हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी। ठीक है, हॉकिश तो कल वो रहेगा, तो हॉकिश रहेगा जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें बाइंग प्रेशर नजर आ सकता है, लेकिन वो कितना हॉकिश रहता है ये अब कल पता लगेगा। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही था, इसको मॉनिटर करें, लेकिन साथ जो आपके दूसरे पेयर जिन पर ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी को हमने देखा हुआ है। ठीक है जी, ये हमें अच्छी ट्रेड यहाँ से दे गया, ऑलमोस्ट 31 पिप्स की। यहाँ पे जो उसने ट्रेड ली हो तो वो अपनी क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट कल के दिन में आके देखते हैं तो ये अपना बेरिश में कंटिन्यू हो चुका है इसको ब्रेक करने के बाद। तो इसके अंदर अभी हमें जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ये एरिया इसका ज़्यादा हाई रिस्क है। यहाँ से आज ये उसकी वजह से भी गिर गया, JPY की वजह से भी। उसके बाद हमारे पास ये नहीं, ये ये जो फील्ड एक सेटअप है, यहाँ से हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये बाय के लिए हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है। जल्दी यूरो यूएसडी को बाय हमने नहीं करना, क्योंकि ये अपने आप को इधर से सेल में फिर कन्वर्ट कर चुका है। तो हम कम से कम इस एरिया का या इस लो का वेट करेंगे बाय करने के लिए। इसके बगैर हम इसके ऊपर वेट करेंगे कि हम डायरेक्ट ट्रेड ना करें। तो अभी तक के लिए इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।